गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय में वर्ष 2004 में पीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें यह आशा और विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने इतिहास विषय के नोट्स को बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। हम लोग वर्ष 2004 के प्रश्नों पर 2 क्लास कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 पर परिचर्चा करेंगे। आइए हम लोग विलंब नहीं करते हैं, तत्काल जो है अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से इसको पूरा कर लिया जाए। आइए, प्रश्न संख्या है 51। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? विकल्प नंबर 1 है वैष्णव, 2 है शैव, 3 है जैन, 4 है बौद्ध। तो चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। सही उत्तर क्या है? 2 है, विकल्प नंबर 2। आइए देख लेते हैं कैसे। शैव मतानुयायी थे, बात हम लोगों ने कर ली। चोल शासकों ने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शैव मतानुयायी हैं तो शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे। उनमें आप देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर, प्रश्न देगा चोलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने। आदित्य प्रथम ने बाल सुब्रमण्यम मंदिर, नागेश्वर मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करा करके अपने को अनन्य शिव भक्त सिद्ध किया। समझ गए? आगे आइए, एक महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की और सबसे बड़े बृहदेश्वर का शिव मंदिर परीक्षा में पूछा जाता है। बृहदेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम ने करवाया। राज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, ग्रहण की थी। क्लियर? आगे आइए, एक और महत्वपूर्ण तथ्य, कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय के कट्टर शैव होने के कारण वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुज का नाम सुना आप लोगों ने, कुछ समय के लिए कांची छोड़कर होयसल राज्य में चले गए। समझ गए? होयसल राज्य में शरण लिए। बाद में जब विक्रम चोल के काल में रामानुजाचार्य वापस चोल साम्राज्य में आए हैं। तो प्रश्न बनेगा, किसके शासन काल में रामानुजाचार्य कांची छोड़कर होयसल चले गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम विकल्प में रहेगा, कुलोत्तुंग द्वितीय रहेगा। एक बात। दूसरी बात, अगला प्रश्न बनेगा, किसके शासन काल में वापस आए? तो विक्रम चोल के शासन काल में। एक प्रश्न यहां से और ये बनेगा कि रामानुज जो है क्यों चले गए थे या किस धर्म के अनुयायी थे? ये वैष्णव मतानुयायी थे। आगे चले। कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में शैव अतिवाद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया था। मतलब शैव धर्म के प्रति उनका जो है लगाव अतिवाद की स्थिति में चला गया था। उसने क्या किया? चिदंबरम मंदिर में गोविंद राज मतलब विष्णु की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। यहां से प्रश्न आएगा, चिदंबरम मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को किसने समुद्र में फेंकवाया था? कुलोत्तुंग द्वितीय ना। और फिर वापस तिरुपति मंदिर में किसने रखा था? तो उत्तर क्या आएगा? रामानुजाचार्य ने। समझ गए कि कितने बड़े ये लोग शैव मतानुयायी थे। चोल शासकों ने शैव संतों को अपना गुरु भी बनाया। समझ रहे हैं कि हमारे राजगुरु होंगे। राज प्रथम ने शिवपाद शेखर वाले ने ईशान शिव को अपना राजगुरु बनाया। राजेंद्र चोल ने किसको राजगुरु बनाया? सर्व शिव को। तो प्रश्न यहां बनेगा,
ईशान शिव किसके राजगुरु थे? राजेंद्र प्रथम के। सर्वशिव किसके राजगुरु थे? राजेंद्र चोल के। समझ गए? राजेंद्र प्रथम ने गंगा तट से अनेक शैव संतों को लाकर अपने राज्य के विभिन्न भागों में बसाया। किसने जो है गंगा के किनारे से शैव संतों को ला करके अपने राज्य में बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने। शैव भक्त गीतों को मंदिरों में गाया जाता था चोलों के समय। इन गीतों के संकलनकर्ता आंडारनम भी थे। इसी समय उत्तर तथा दक्षिण के शैव सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया गया। ये तो था कि लोग शैव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त इस काल में वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। तो अब हम लोग जो प्रश्न था उसका उत्तर समझ गए होंगे। आगे चलें। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? विकल्प नंबर रहेगी सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है कोट्टम, चौथा है उर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उर होगा। इससे पहले भी परीक्षा में यहां से प्रश्न आए हैं। हम लोगों ने देखा था कि परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर ना अभिलेख में वहां के स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और यह जानकारी मिलती है कि 3 तरह की सभाएं थी। एक थी उर, दूसरी थी सभा या महासभा ना, या महासभा, और तीसरी थी नगरम ना। उर क्या थी? सर्वसाधारण की सभा थी। सर्वसाधारण की सभा थी, सामान्य लोग होते थे। सभा या महासभा क्या थी? ये ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव गांव होते थे, ब्रह्मदेव गांव वो होते थे जिन्हें जो है ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था। वहां की जो सभा थी वो सभा व महासभा थी। नगरम क्या थी? व्यापारियों की सभा थी। समझ गए? तो इस तरह से उर जो है वो सर्वसाधारण की या सामान्य लोगों की सभा थी, इसलिए उर इसका सही उत्तर होता है ना। आगे चलें। देखिए पीजीटी 2000 में जब हम तीसरी क्लास कर रहे थे उसके प्रश्न संख्या 80 में आप गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो चोल स्थानीय प्रशासन का विस्तृत रूप से उसमें विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे चलें। हर्षवर्धन पराजित हुआ था ना। नंबर 1 शशांक से, विकल्प नंबर 2 रामपाल से, विकल्प नंबर 3 पुलकेशिन द्वितीय से, विकल्प नंबर 4 प्रवर सेन से। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय से। आइए इसको हम लोग समझते हैं। हर्षवर्धन जो है थानेश्वर में वर्धन वंश होते हैं, उन्हीं में एक प्रसिद्ध राजा थे हर्षवर्धन। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक लगातार युद्ध किया। सबसे पहले वो पूर्व की ओर प्रस्थान करके पंच भारत को जीता। और पंच भारत में क्या क्या आता है? पंजाब, गौड़ माने बंगाल, कन्नौज, मिथिला एवं उड़ीसा। जीतकर पंच भारत के स्वामी बन गया। एक चीनी लेखक है मा त्वालिन के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्ष 608 से 627 ईस्वी तक युद्धों में उलझा रहा। ह्वेनसांग और मा त्वालिन के जो विवरण हैं यह बताते हैं कि हर्ष जो है एक पराक्रमी राजा था। वह अनवरत रूप से युद्धों में लगा रहा है। उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया है। अब उसी कड़ी में आगे आइए। जयभट्ट के नौसारी दान पत्र अभिलेख, किसके? जयभट्ट के नौसारी दान पत्र अभिलेख से पता चलता है कि वल्लभी के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष से पराजित हो गए। पराजित हो करके वो कहाँ गए?
भड़ौच के गुर्जर नरेश दत्त द्वितीय के दरबार में शरण लिए। ध्रुवसेन द्वितीय ने दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली। दत्त द्वितीय ने हर्ष से उसका राज वापस दिला दिया। वल्लभी के शासक और हर्ष के मध्य युद्ध समझौता 630 ईस्वी में हुआ था। ध्रुवसेन और हर्ष में युद्ध हुआ था और 630 ईस्वी में हुआ था। हर्ष ने दत्त द्वितीय के से प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। अब हर्ष जैसा प्रतापी शासक अगर ध्रुवसेन के राज्य को दत्त के कहने पर वापस करता है तो इसका मतलब दत्त के पीछे कोई ठोस बैकअप था। वह क्या था? पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। संभवतः हर्ष का प्रतिरोध करने में पुलकेशिन द्वितीय ने उसे सहयोग मिला होगा। पुलकेशिन द्वितीय का यही अप्रत्यक्ष सहयोग हर्ष पुलकेशिन युद्ध का कारण हुआ। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि दोनों अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा कहां तक पहुंच गई? नर्मदा नदी तक पहुंच गई। ठीक। उधर पुलकेशिन सेकंड भी अपने उत्तरी की ओर राज विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध असंभावी था और नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक। अब इस युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का एक सबसे प्रसिद्ध है एहोल अभिलेख, जिसे रविकीर्ति ने लिखा है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख के बारे में प्रश्न पूछेगा, किसका विवरण है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किसकी रचना है? रविकीर्ति की। तो उसमें क्या लिखा है जिससे पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था? उसमें लिखा है कि वैभवशाली सामंतों की आभा से आच्छादित हर्ष की सेना के आनंद को पुलकेशिन के भय से विगलित कर दिया। यही वर्णन एहोल में मिलता है। और इस युद्ध के बारे में और विवरण ह्वेनसांग की कौन सी पुस्तक है? सी यू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की। ह्विली की जीवनी है में मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में इस युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। पुलकेशिन और हर्ष के मध्य जो युद्ध हुआ था इसका विवरण जो है बाणभट्ट की हर्षचरित में नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था कि हर्ष किससे पराजित हुआ था उसका उत्तर मिल गया है ना। संख्या 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में सम्मिलित नहीं था? ना, विकल्प 1 है राष्ट्रकूट, नंबर 2 है पाल, नंबर 3 है प्रतिहार, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सम्मिलित नहीं था तो इसमें विकल्प है 4 सही है। इनमें से कोई नहीं सम्मिलित नहीं था, ये तीनों सम्मिलित थे। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है और यह क्यों हुआ है, इसे त्रिकोणात्मक संघर्ष क्यों कहते हैं और इस संघर्ष में विजयी क्या हुआ और इस संघर्ष का व्यापक परिणाम क्या निकला, इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए। कन्नौज पर आधिपत्य। हर्षवर्धन के बाद, यशोवर्मन के बाद कन्नौज पर आधिपत्य का बड़ा महत्व हो गया था और सभी शक्तियां जो है उस पर अधिकार करना चाहती थी। तो उसी कड़ी में जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों के मध्य युद्ध हुआ। इसी युद्ध को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों को मध्य कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध हुआ था उसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष
कहते हैं। और यह त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। तो कन्नौज का इतना महत्व क्यों था, इसको समझा जाए। 7वीं शताब्दी के आरंभ से ही कन्नौज भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा था। उस काल में उत्तरी भारत पर आधिपत्य का कोई भी दावा कन्नौज पर अधिकार किए बिना निरर्थक था। अर्थात उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा कहलाने के लिए कन्नौज पर अधिकार प्रथम शर्त थी। मतलब इसका एक राजनैतिक महत्व था। अगर कन्नौज के राजा हैं तो उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा हैं, नहीं तो नहीं हैं। कन्नौज तथा उससे जुड़े मध्य देश का सामरिक महत्व भी था, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से ही नियंत्रण होता था। ये सामरिक महत्व था। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना दोआब जो प्रचुर मात्रा में राजस्व का स्रोत था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था ना, और गांगे व्यापार पर भी यहां से नियंत्रण संभव था। राजनीतिक के साथ साथ सामरिक व आर्थिक महत्व कन्नौज का था। इस कारण से जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर। और यह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था वह कई चरणों में हुआ था, जिसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। आइए देखते प्रथम चरण में क्या हुआ था। प्रथम चरण में प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के साथ ही संघर्ष की शुरुआत हुई। तो प्रश्न यह बनेगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने की, किसने प्रारंभ किया? तो उत्तर है प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। यहीं से जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है। आइए, जब आक्रमण किया कन्नौज का शासक था इंद्रायुध, उसको पराजित किया। उसने वत्सराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, इसका विरोध। अब देखिए, अब एंट्री होती है पालों की। पाल शासक कौन थे? धर्मपाल ने किया, किंतु वह भी वत्सराज से हार गया। तब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने, अब देखिए राष्ट्रकूट भी आ गए, ध्रुव ने हस्तक्षेप किया। उसके हाथों वत्सराज की पराजय हुई तथा ध्रुव दक्षिण लौट गया। दक्षिण में अपनी समस्याओं के कारण ध्रुव वापस चला गया। अब इस घटनाक्रम का फायदा उठाते हुए पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को अपदस्थ करके चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। हुआ क्या था, वत्सराज ने जो इंद्रयुध को पराजित किया, आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो कन्नौज का शासक उसको बना दिया अपने अधीन। फिर बाद में जब धर्मपाल ने इंद्रायुध को हराया तो उसके स्थान पर चक्रायुध को शासक बनाया। चक्रायुध ने धर्मपाल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके लिए जब उसका राज्याभिषेक कार्यक्रम हुआ था तो बहुत से जो है राजा उसमें बुलाए गए थे। उसी में जो है धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण की थी? पाल शासक धर्मपाल ने। ये पहला चरण पूरा हुआ। अब आइए दूसरे चरण में। इस चरण में तो पालों का आधिपत्य हो गया ना। अब घटनाओं का यह क्रम राष्ट्रकूटों के लिए अरुचिकर था। उन्होंने दोआब क्षेत्र में अचानक आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। हुआ क्या, जब पालों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो राष्ट्रकूटों का अच्छा नहीं लगा, तो अब दोआब को अटैक करना शुरू किया तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और प्रतिहारों ने इसका फायदा उठाना चाहा। और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, मजबूत शासक, पराक्रमी शासक, 806-7 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रायुद्ध और धर्मपाल को पराजित कर 810 ईस्वी में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने
धर्मपाल अब राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय थर्ड से मिल गया। गोविंद थर्ड ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा नागभट्ट द्वितीय को पीछे हटने को बाध्य कर दिया। इसके बाद गोविंद तृतीय या गोविंद थर्ड दक्षिण लौट गया। समझ गए? प्रतिहार और पालों की प्रतिद्वंद्विता पुनः प्रारंभ हो गई, जिसमें पालों का पलड़ा भारी रहा। दूसरे चरण में भी पालों का पलड़ा भारी रहा। अब ये तीसरे चरण में त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रवेश करता है। प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान, अब मिहिर भोज जाते हैं ना, सबसे प्रसिद्ध राजा प्रतिहारों के, हुआ। उसने 836 में कन्नौज पर आक्रमण किया, किंतु देवपाल द्वारा पराजित हो गया। धर्मपाल के बाद पाल शासक देवपाल बने थे। इसमें मिहिर भोज पहले पराजित हो जाता है। फिर 850 में देवपाल की मृत्यु के बाद पाल शक्ति का ह्रास होने लगा। इस बीच मिहिर भोज ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अंततः 854 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया और अब कन्नौज पर प्रतिहारों का शासक स्थापित हो गया। समझ रहे हैं? इसके बाद कालांतर में कन्नौज पर राष्ट्रकूटों ने 2 बार आक्रमण किए। पहला कब किया? इंद्र के द्वारा 905 ईस्वी में, दूसरा कृष्ण द्वारा 963 ईस्वी में। हालांकि प्रतिहार शासक कन्नौज पर अपना आधिपत्य कायम रख सकने में सफल रहे, किंतु शीघ्र ही उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। प्रतिहार को कन्नौज तो मिल गया, लेकिन प्रतिहारों का साम्राज्य विघटित होने लगा। तो परिणाम क्या हुआ? तात्कालिक परिणाम हुआ प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का कन्नौज पर अधिकार रहा, वो अधिकार करने में सफल रहे। अब हुआ कि सभी संघर्ष शक्तियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ तथा कालांतर में उनके पतन में योगदान दिया। चाहे पाल हो, चाहे प्रतिहार हो, चाहे राष्ट्रकूट हैं, उनके पतन में इस संघर्ष ने सहायता की। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, इससे उत्तरी भारत की शक्तियों की फिर से दलबंदी आरंभ हो गई। उत्तर भारत की राजनीति में अब राजपूत प्रभावशाली हो गए। कौन हो गया? राजपूत प्रभावशाली हो गए। क्षेत्रीय राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। तो हम आशा करते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष में किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसके आधार पर आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। आगे चलें। 55 है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? विकल्प 1 राष्ट्रकूट वंश, 2 है चोल वंश, 3 है पल्लव वंश, 4 है चालुक्य वंश। तो इसका सही उत्तर क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया है, इसलिए उत्तर 1 सही है। आइए इसको देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है राजा का नाम, तो कृष्ण प्रथम है, कृष्ण फर्स्ट है जो एलोरा में कैलाश मंदिर उसका निर्माण करवाया है। मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्रियों की सहायता से जो भित्ति चित्र बने हैं, गंगा अवतरण, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। प्रश्न पूछे किस मंदिर की दीवारों पर गंगा अवतरण और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाए जाने का चित्रण किया गया है, उत्कीर्ण है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना गया है। पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? इसे प्राकृत शैल वास्तु का संसार का सबसे अद्भुत उदाहरण मानते हैं। वह मंदिर इसकी पर्सी ब्राउन प्रशंसा करते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा में एक मंदिर है दशावतार मंदिर,
जिसका निर्माण किसने कराया है? दंती दुर्ग ने। कैलाश मंदिर के साथ में दशावतार मंदिर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछा जाता है। दंती दुर्ग ने करवाया था। यह 2 मंजिला है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित की गई हैं। मंदिर की उत्तरी दीवार पर शैव धर्म संबंधी, दक्षिणी दीवार पर वैष्णव धर्म संबंधी मूर्तियां उत्कीर्ण है। कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिए। प्रश्न बनेगा, किस मंदिर की दीवारों पर शैव धर्म संबंधी और वैष्णव धर्म संबंधी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं? दोनों धर्म के संबंध में मूर्तियां हैं एलोरा के दशावतार मंदिर में। आगे चलें। प्रश्न है 56, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नंबर 1 नारद स्मृति, नंबर 2 पराशर स्मृति, नंबर 3 याज्ञवल्क्य स्मृति, नंबर 4 मनु स्मृति। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? याज्ञवल्क्य स्मृति। विकल्प नंबर 3 सही है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पीजीटी परीक्षा 2003 का जब प्रश्न कर रहे थे, उसमें जो है जो हमारी दूसरी क्लास हुई थी, प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया था, एक जात के रूप में कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? जो कायस्थ शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है, सर्वप्रथम उल्लेख। लेकिन जब हम एक जाति के रूप में बात करेंगे, किसके रूप में? जाति के रूप में, तो पहला उल्लेख हुआ है गुप्तोत्तर कालीन स्मृति है ओशनम स्मृति है, इसमें हुआ है। तो इस चीज को, इससे पहले हम लोग जो है जब 2003 के प्रश्न में चर्चा कर रहे थे तो वहां भी स्पष्ट किए थे, यहां भी हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं। इसलिए इसको जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 और क्लियरिटी आ जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर है 57, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? ना विकल्प नंबर 1 है सन 1771 ईस्वी में, 2 है सन 1772 ईस्वी में, 3 है सन 1773 ईस्वी में, 4 है सन 1774 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या है? सन 1772 ईस्वी में। तो ये उत्तर तो हम रट लेंगे, लेकिन हमको परीक्षा में याद रहे इसके लिए हमें क्या समझना है कि द्वैत शासन कब लागू हुआ, द्वैत या दोहरा शासन भी कहते हैं, कब लागू हुआ, इसमें क्या व्यवस्था की गई, फिर इसको समाप्त क्यों किया गया और समाप्त किसके समय में किया गया, ये सब अगर पता रहेगा, क्योंकि अब द्वैत शासन से इसके अतिरिक्त यही सब तो प्रश्न बनेंगे ना। तो चलिए आइए देखते हैं। हुआ क्या था कि 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उस संधि के बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, क्योंकि उस संधि के बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली थी। बंगाल के नवाब ने कंपनी को निजामत और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी। इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। अब कंपनी इस उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में सक्षम न थी, अतः क्लाइव ने निजामत का कार्य, शांति और व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व उस पर दे दिया। बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला को दिया। इस प्रकार और दीवानी का जो कार्य था कंपनी ने अपने हाथ में लिया। इस प्रकार बंगाल में 2 शक्तियों का शासन स्थापित हो गया। इसी को द्वैध शासन, द्वैत शासन या दोहरा शासन कहते हैं। नवाब कानून व्यवस्था देख रहे हैं, लगान राजस्व वसूली कंपनी देख रही है, लेकिन कंपनी देख किस रूप में रहे उसको समझा जाए।
इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का कार्य न तो लेना चाहती थी, इच्छुक नहीं थी, और न ही उसके पास क्षमता थी। कंपनी दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। कौन कौन थे? बंगाल के लिए उप दीवान किसको बनाया? रजा खां को। और केंद्र क्या बनाया? मुर्शिदाबाद। बिहार के लिए उप दीवान किसको बनाया? राजा सिताब राय को। और केंद्र बनाया पटना को। यहां से प्रश्न बन चुके हैं कि उप दीवान कौन कौन बनाए गए थे। बंगाल के लिए रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय बनाए गए थे। अब नवाब के हाथ निजामत का उत्तरदायित्व नाम मात्र के लिए था, क्योंकि भारत में जो कर्मचारी निजामत का कार्य करते थे उनकी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जाती थी। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था खोखली सिद्ध हुई, क्योंकि समस्त शक्तियां तो कंपनी के पास ही थी तथा भारतीय अधिकारी केवल बाहरी मुखौटा थे। अब यह जो दोहरी व्यवस्था प्रारंभ में कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वही बंगाल पर और अंततः कंपनी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। शुरू में तो कंपनी के लिए लाभदायक थी, बाद में इसका प्रभाव कंपनी पर पड़ा और बंगाल पर दुष्प्रभाव पड़ा। कंपनी के अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके। फलस्वरूप क्या हुआ? प्रशासनिक ढांचा लड़खड़ा गया, कर्मचारियों की मनमानियों एवं बढ़ी और अत्याचार बढ़ गए, कृषि का ह्रास हुआ, उद्योग धंधे नष्ट हुए, व्यापार वाणिज्य की क्षति हुई, अकाल पड़े, जनता को असहनीय कष्ट भोगने पड़े। जिस उद्देश्य से द्वैत शासन लाए थे वह उद्देश्य पूरे नहीं हुए, अपितु उससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ? द्वैत शासन के दुष्परिणामों को देखकर कंपनी के संचालकों ने गहरी चिंता प्रकट की और 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन का अंत कर दिया। एक तो यहां प्रश्न आया कि द्वैत शासन का अंत कब हुआ? हमने बताया 1772 में। और किसके द्वारा किया गया, अगला प्रश्न बन सकता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग द्वारा। और द्वैत शासन का अंत क्यों किया गया? क्योंकि उसके कई दुष्परिणाम सामने आ गए थे। आगे चलें। इतिहासकार के.बी. फड़के किस राज्य से संबंधित थे? नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 महाराष्ट्र है, नंबर 3 पंजाब है, नंबर 4 राजस्थान है। के.बी. फड़के कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 2 महाराष्ट्र। हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं 59। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? नंबर 1 टी.आर. होम्स ने, विकल्प नंबर 2 जेम्स मिल ने, विकल्प नंबर 3 जेम्स टाड ने, विकल्प नंबर 4 मैकाले ने। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको लिखे हैं जेम्स मिल ने। आइए देखते हैं। जेम्स मिल ने 19वीं सदी के आरंभ में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इतिहास का विवेचन किया। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण सांप्रदायिक आधार पर किया गया। उन्होंने बताया कि इतिहास के तीनों कालों कहा हिंदू काल, क्या कहा? जिस काल विभाजन है उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर किया। कहा जब हिंदुओं ने शासन किया तो हिंदू काल है, उसके बाद मुसलमानों ने शासन किया तो मुस्लिम काल है, उसके बाद ब्रिटेन के लोगों ने शासन किया तो ब्रिटिश काल है। उन्होंने अंग्रेजी काल नहीं कहा, ब्रिटिश काल है। बाद में जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जेम्स मिल के सांप्रदायिक इतिहास के विभाजन का खंडन किया और इनकी आलोचना। आगे आइए। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी?
विकल्प एक है ब्रिटिश कंपनी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा डच संयुक्त कंपनी, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ना 1599 वहां पर लंदन में किए, फिर 1600 में बनी। इसका सही उत्तर क्या है? डच ईस्ट संयुक्त कंपनी है। इसको आइए देखते हैं। मार्च देखिए 20 मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड अर्थात बेरनिगदे ओस्ट इंडिसे कैंपेगनिक की स्थापना हुई। इसी को डच संयुक्त कंपनी कहते हैं। इस कंपनी को संसद ने 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध करने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने का अधिकार दिया। समझ गया ना? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो आपके प्रश्न में है। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब था। विकल्प नंबर 1 है गुलाम शाह, नंबर 2 है हाफिज अली, 3 है अल्लाह बख्श, 4 है वाजिद अली शाह। सही उत्तर क्या है? वाजिद अली शाह। ये जो है वर्ष 2003 में हम लोग जो तीसरी क्लास कर रहे थे उसमें प्रश्न नंबर 73 में भी इसको हम लोगों ने स्पष्ट किया था। यह प्रश्न दोबारा देखिए 2003 में आया, फिर 4 में आ गया था। तो इसके जो है कौन थे? वाजिद अली शाह, 1847 से 56 ईस्वी तक अवध का अंतिम नवाब। इनके शासनकाल में 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया। देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, यहाँ से बनेंगे, है कि नहीं? वाजिद अली शाह को पेंशन देकर निर्वासित कर कलकत्ता भेजा गया। उसके बाद उनके पुत्र बिरगिस कादिर को उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 ईस्वी में नवाब घोषित करके 1857 की क्रांति की शुरुआत की। वाजिद अली शाह संगीत के प्रेमी थे। उन्हें ठुमरी विधा का जन्मदाता माना जाता है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करके वाजिद अली शाह को निर्वासित किया, तब उन्होंने ठुमरी गाई थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, गाते हुए अपनी रियासत से अलविदा कहा था। वाजिद अली शाह के बारे में हम लोग पीजीटी 2003 की प्रश्न संख्या 73 में चर्चा किए थे। वही चर्चा यहाँ फिर से हम लोगों ने दोहरा ली है। आगे चलिए, क्वेश्चन है 62। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ना? लॉर्ड हेस्टिंग नंबर 1, वारेन हेस्टिंग नंबर 2, विलियम बेंटिंक नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग नंबर 4। इससे पहले भी यह प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। तो आइए इस तरह के कंफ्यूजन वाली जो मामले हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 1773 में सबको पता है क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बनाया गया ना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था ना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो प्रश्न पूछा गया है कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत का, बंगाल का हो गया ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन। चार्टर एक्ट में किसको गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? भारत के गवर्नर जनरल का। और विलियम बेंटिक पहले जो है गवर्नर जनरल भारत का। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। यही व्याख्या हम लोगों ने जब पीजीटी परीक्षा 2002 में पहली क्लास किए थे, क्वेश्चन नंबर 23 में किए थे। समझ रहे हैं? वही व्याख्या हम लोग यहाँ फिर से किए हैं। इसका मतलब यह जो है प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। आगे चलें।
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं विकल्प नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, नंबर 3 पृथ्वीश चंद्र राय, नंबर 4 रोमेश चंद्र राय। तो इसमें चौथा विकल्प है, क्या है? रोमेश चंद्र राय। तो हम लोग इनको देखते हैं रमेश चंद्र दत्त के रूप में भी देखते हैं ना, कई जगह इनका नाम मिलता है आरसी दत्त ना मिलता है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक वही हैं। आइए देख लेते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोमेश चंद्र दत्त हैं। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1902 में पहली बार प्रकाशित हुई। इसे भारतीय आर्थिक इतिहास का क्लासिक ग्रंथ माना जाता है। जब हम लोगों ने धन की निकासी सिद्धांत पढ़ा था दादा भाई नौरोजी के साथ में, हम लोगों ने आरसी दत्त को भी पढ़ा था ना, तो ये भारत के आर्थिक इतिहास पर पुस्तक लिखा है। आरसी दत्त आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। 1871 में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश लिए थे। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे आरसी दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूट मार से भी अधिक घातक बताया। प्रश्न बनेगा कि नादिर शाह के आक्रमण से अधिक नुकसान धन के निष्कासन से हुआ, किसने कहा था? रमेश चंद्र दत्त ने। किसमें कहा था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और उन्होंने ये कहा था कि बहते हुए घाव की तरह है। धन का निष्कासन क्या है? हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कहीं घाव लग जाए, वहां से ब्लड बहे, उसी तरह से हमारा धन भारत से बह बह के चला जा रहा है। आगे चलें। प्रश्न 64 है, सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? नंबर 1 वाराणसी में, नंबर 2 बारानगर में, नंबर 3 बेल्लूर में, नंबर 4 मद्रास में। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने 2003 की परीक्षा में इस प्रश्न को किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नंबर 2 बारानगर। आइए देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में कब की थी? 1 मई 1897 को। कलकत्ता के पास में है बारानगर। कभी कभी विकल्प में बारानगर ना देकर कलकत्ता दिया रहता है, तो इसलिए दोनों अगर पता रहेगा तो प्रश्न हल करने में आसानी होगी। बाद में बेलूर या बेल्लूर जो भी मिले, इसका मुख्यालय बन गया। इस मिशन के सिद्धांतों का जो आधार है वेदांत दर्शन है। इस मिशन के जो सिद्धांत हैं वो वेदांत दर्शन पर आधारित हैं। अब थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान जाएं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। वह कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर के पुजारी थे और दक्षिणेश्वर के संत के नाम से विख्यात थे। इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, इस्लाम और ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने धर्म की एकता और मानवता की सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। देखिए पीजीटी परीक्षा 2003 में हम लोग तीसरी क्लास कर रहे थे। प्रश्न संख्या 82 में यह पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। कहां पर की? बारानगर है कलकत्ता, वहां पर की। कब की? 1897 की। रामकृष्ण मिशन किस पर आधारित है? वेदांत दर्शन पर है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आगे चलें। 65 है, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद
किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? विकल्प नंबर 1 है विलियम जोन्स ने, 2 है विल्किंसन ने या विल्किंस भी ने कहते हैं, 3 है मैथ्यू लायड ने, 4 है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? विल्किंसन, विल्किंस भी कहते हैं। सही उत्तर 2 है विल्किंसन। आगे देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग के समय के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो है मामला हमको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से भी जोड़ेगा ना, उन सबको समझ लिया जाए क्योंकि वहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने भारतीय विद्या को प्रोत्साहित करने के लिए 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की ना। कलकत्ता मदरसा का नाम सुना होगा सब लोगों ने, कलकत्ता मदरसा ना। यह स्थापना कब हुई थी? 1871 में। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। इस मदरसे का उद्देश्य क्या था? फारसी और अरबी की शिक्षा प्रदान की जाए, का अध्यापन कराया जाए। वारेन हेस्टिंग खुद विद्वान आदमी था, वह अरबी और फारसी जानता था और बंगला बोल सकता था। एक बार प्रश्न पूछा था, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो अरबी और फारसी जानता था और बंगला बोल लेता था। उत्तर क्या था? वारेन हेस्टिंग। अब आइए उसी के समय में आइए 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कितने प्रश्न दिख रहे हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784। किसने की? विलियम जोन्स। कहां पर की? कलकत्ता में की। इसका उद्देश्य क्या था? एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। समझ गए? एशिया के विलियम जोन्स ही इस सोसाइटी के अध्यक्ष थे। इस सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेज में भारत के अतीत पर प्रकाश डाला गया है। यह जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, रिसर्च प्रकाशित करती थी, एशियाटिक रिसर्चेज शीर्षक के द्वारा, इसमें भारत के अतीत के बारे में प्रकाश डाला जाता था। और क्या क्या हुआ? इसी सोसाइटी के अंतर्गत विल्किंस ने, जहां विल्किंसन दिया है, 1784 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया था? विल्किंस ने। और उसकी प्रस्तावना लिखी थी वारेन हेस्टिंग ने। अभी तक यह प्रश्न पूछा गया है कि भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया। अगला प्रश्न ये बनेगा, उसकी प्रस्तावना किसने लिखा? तो सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग होंगे। इन्हीं विल्किंस ने 1887 में हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह आपको पता होने चाहिए। विल्किंसन ने फारसी तथा बंगला के मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। हालहेड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की। समझ रहे हैं? अब आइए, विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके पश्चात विलियम जोन्स ने 1792 में गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। मनुस्मृति का अनुवाद अ कोड ऑफ हिंदू लॉ, कहीं कहीं पे मिलता अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से 1794 में प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद किया गया था। 1776 ईस्वी में ही हो गया था इसका अनुवाद। 1776 में भी इसका अनुवाद हो गया था, लेकिन प्रकाशन कब हुआ? 1794 में अ कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से या एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। तो हम लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित और उस समय अंग्रेजी अनुवादित पुस्तकों के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली है।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विकल्प है जी सुब्रमण्यम ने, 2 है गोपाल कृष्ण गोखले ने, 3 है मोतीलाल घोष ने, 4 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, द बंगाली ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में द बंगाली नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह पत्र जो है इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र था, माउथ था ना। जो भी इंडियन एसोसिएशन कहता था वह इस पत्र में छपता था, जिसकी स्थापना 1876, बहुत बार पूछा गया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई। यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन था जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। 1876 में इसकी स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो द बंगाली समाचार पत्र किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बंगाली बनर्जी ना, बंगाली को बनर्जी से जोड़िए, तुरंत याद आ जाएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अब आइए थोड़ा सा इंडियन एसोसिएशन के बारे में समझ लें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की गई थी। प्रारंभ में इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति, शुरू में इसका नाम था, के नाम से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इसको समझें। देश में जनमत का आधार बढ़ाकर उसे संगठन का रूप देकर भारतीयों को एक सूत्र में बांधना था, भारतीयों को एक सूत्र में बांधना था। हिंदू और मुसलमानों के मध्य समभाव एवं समरसता की स्थापना करना था। अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए जनमत तैयार कर संघर्ष करना था। इस संगठन में भारतीय क्या के कौन कौन सी आंदोलन का नेतृत्व किया? भारतीय जानपास सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलन किए थे। बाद में इसी तरह के सभी उद्देश्य कांग्रेस भी अपना बनाती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 67 है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विकल्प 1 मोहम्मद अली ने, विकल्प 2 शौकत अली ने, विकल्प 3 हसरत मोहानी ने, विकल्प 4 क्या है? 1 और 2 दोनों ने। देखिए इस विकल्प का सही उत्तर है दोनों ने। यद्यप हसरत मोहानी भी इससे जुड़े थे लेकिन प्रारंभ करने की बात कर रहा है तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तुर्की के प्रति भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था संपूर्ण मुस्लिम जगत अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। अब हुआ क्या, 1919-20 के मध्य खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से। हुआ क्या था, खिलाफत के समय महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा और इसके सम्मेलनों में सम्मिलित हुए और उस समय असहयोग आंदोलन की तैयारी चल रही थी तो उस तरह से आगे बढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। 31 मार्च 1920 को का दिन जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न बने खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त 1920 को। अबुल कलाम ने अपनी पुस्तक जो है पत्रिका थी अल हिलाल और मोहम्मद अली ने अपनी कामरेड के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। फिर हुआ क्या कि 1924 ईस्वी में जब वहाँ पर उस आंदोलन से समाप्त हो गया, जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। बोले जब खलीफा का पद ही नहीं है तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है और 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। समझ गए ना? आगे चलें। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की? विकल्प नंबर 1 BN मुखर्जी ने, विकल्प नंबर 2 लालचंद ने, विकल्प नंबर 3 1 व 2 दोनों ने, विकल्प नंबर 4 है अजीत सिंह ने।
तो सही क्या होगा? 1909 में पंजाब हिंदू महासभा बनी थी, जिसमें बी एन मुखर्जी और लालचंद दोनों का योगदान रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना लाहौर में, जो पंजाब में थी, बी एन मुखर्जी और लालचंद ने की, जिसका उद्देश्य संपूर्ण हिंदू हितों की रक्षा करना था। अक्टूबर 1909 में इसने पंजाब प्रांतीय हिंदू महासभा का आयोजन किया, जिसमें हिंदू हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की गई। बाद में 1915 के बाद में हिंदू महासभा की स्थापना होती है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे किसी प्रश्न में करेंगे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 69। जोनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? नंबर 1 कलकत्ता में, नंबर 2 इलाहाबाद में, नंबर 3 मुंबई में, नंबर 4 वाराणसी में। सही उत्तर क्या होगा? वाराणसी में। ये जो जोनाथन डंकन थे, ये बनारस के क्या थे? रेजिडेंट थे, समझ रहे हैं। और इन्होंने जो है 1792 में वाराणसी में ही संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ताकि संस्कृत भाषा के माध्यम से यहाँ के ज्ञान विज्ञान को समझा जाए। तो इसका सही उत्तर वाराणसी होगा, समझ रहे हैं। और रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? नंबर 1 डलहौजी ने, नंबर 2 विलियम बेंटिंग ने, नंबर 3 हार्डिंग प्रथम ने, नंबर 4 एलन बरो ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? डलहौजी है। कैसे है? क्योंकि 1854 में क्या आया था? चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। उसी चार्ल्स वुड के डिस्पैच में यह व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को शिक्षा देने के लिए राजकीय रूप से प्रयास किया जाए। आइए देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे चार्ल्स वुड ने। जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधित है। वह कौन सा जो है रिपोर्ट है जिसमें शिक्षा की पूरी तरह से व्याख्या की गई थी? चार्ल्स वुड का डिस्पैच है। इसमें देखिए, इस योजना में शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम तथा सुधारों पर विचार करने के साथ साथ महिला शिक्षा पर भी पहली बार राजकीय स्तर पर प्रयास की बात कही गई। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है, जो उनकी रिपोर्ट है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने सभी सिफारिशें मान ली और उसको लागू कर दी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डलहौजी के समय में महिला शिक्षा प्रारंभ हुई। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 71। केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? नंबर 1, वह 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 1905 में हुई। देखिए, इसमें ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे, आचार्य बनाया गया था 1857 में, सही है। उन्होंने जो है साधारण ब्रह्म समाज उससे अलग होकर के बनाया था, ये भी सही है। व्यापक भ्रमण किया था, इंग्लैंड गए थे, महारानी से भी मिले थे, ये भी सही है। ये कह रहे हैं उनकी मृत्यु 1905 में ही कह रहे हैं, जबकि उनकी मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में हुई थी, इसलिए यह गलत है। तो वह विकल्प जिसमें 1, 2, 3 होगा वह सही है। तो कौन सा तीसरा विकल्प देखिए, 1, 2, 3 है ना। हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
लेकिन केशव चंद्र सेन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। एक बार उसको हम लोग तेजी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न आए तो गलत ना हो। आइए, केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। वह हिंदू दार्शनिक, धर्म उपदेशक तथा समाज सुधारक थे। देखिए वो जो प्रश्न था 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और आचार्य नियुक्त किया। 38 में जन्म हुआ था, 57, 38 तो 40, 17, 19 साल, 19 वर्ष की उम्र में ही, अब समझिए कितने मेधावी थे, इन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया गया, ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया गया। केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज का विस्तार और लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, दोनों में वृद्धि हुई। इनकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल से बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास में खोली गई। मतलब ब्रह्म समाज का व्यापक रूप से विस्तार किसने करवाया? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन जॉन डी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। इनके अति उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि धर्म की पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। इस कारण से 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर से, जिन्होंने आचार्य बनाया था, से टकराव हुआ और न्यासी होने के कारण उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। जब हटा दिया, इस समय से ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई। इस फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संगठन था ब्रह्म समाज ही रहा, जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जो बाद में 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अपने सब धर्मों को समान समझती थी। कौन? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जबकि ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का ही संगठन या अंग मानती थी। समझ गए? केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम दैनिक का संपादन किया। समझ गए? इंडियन मिरर बहुत बार पूछा है, इसका संपादन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। कब किया था? 1861 में। तथा मद्रास में वेद समाज, जो 1864 में स्थापित हुआ, जिसको स्थापित किया था धरलू नायडू ने। तथा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, जो 1867 में स्थापित हुआ, जिसको स्थापित किया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। इनके प्रयासों से हुआ। मतलब स्थापना चाहे वेद समाज की दरलू नायडू ने किया हो, उससे जुड़े थे चारुल चट्टी और मोदलियार। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ली। लेकिन उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? केशव चंद्र सेन से। एक बार प्रश्न बना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? उत्तर था केशव चंद्र सेन से। आगे चलिए, 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए, 6 माह प्रवास किया, लगभग 70 व्याख्यान दिए ना। यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। आगे चलें, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में क्या हुआ? ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। इसमें बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया ब्रह्म मैरिज एक्ट में। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इन्होंने ही इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी 13 साल की पुत्री सुनीति देवी का विवाह कूच बिहार के राजा नृपेंद्र राण से किया, जिसके कारण इनकी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा।
फलता ब्रह्म समाज का दोबारा विघटन हो गया। इस विघटन में हुआ क्या, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष आनंद मोहन बोस बने। अन्य सदस्य थे शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके सदस्य थे, साधारण ब्रह्म समाज के। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की। विकल्प में बहुत जगह शिवनाथ शास्त्री केवल मिलते हैं, लेकिन अगर विकल्प में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री मिले तो दोनों पर टिक करना है। इसका स्थापना वर्ष 1876 है। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलिए। केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किसने की। साधारण ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू तथा प्रवेश का प्रकाशन किया साधारण समाज के बारे में। 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने क्या कहा था, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। समझ गए, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानिए कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, वह जो है इन्हीं की प्रेरणा से केशव चंद्र सेन की सलाह पर ही दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई क्योंकि केशव चंद्र सेन ने कहा कि संस्कृत, आप गुजरात के हैं, संस्कृत में आपके हाथ तंग हैं, आप हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखिए क्योंकि हिंदी भाषा भाषी लोक संख्या ज़्यादा है और वह जो है सत्यार्थ प्रकाश के या आपके आर्य समाज के, आपके सुधार की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में हम लोगों ने सभी बातें देख ली हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है। नंबर 1 मोपला विद्रोह, नंबर 2 नील आंदोलन, नंबर 3 पाबना विद्रोह, नंबर 4 बारदोली सत्याग्रह। सही उत्तर क्या होगा, बारदोली सत्याग्रह। देख, कपिल राज सम्मेलन है तो इसको कालीपराज सम्मेलन कहते हैं। कालीपराज, कपिल राज नहीं, सही क्या है, कालीपराज है, जो बारदोली से संबंधित है, जो 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने लगान न देने का आंदोलन चलाया। ठीक, गुजरात किसान आंदोलन में किसानों के अतिरिक्त कालीपराज नामक जनजाति के लोग से, कालीपराज के मतलब होता अश्वेत लोग, काले लोग थे, काले लोग रंग की जनजाति थी, ब्लैक थे। ठीक, यह जो है जनजाति हाली पद्धति होता बधुआ मजदूरी करने के लिए विवश थी तथा इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनकी आबादी बारदोली में 60% थी। समझ गए। अब लगान न देने का आंदोलन चल रहा था, उसमें किसानों के साथ में कालीपराज जनजातियां भी सम्मिलित थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए रचनात्मक कार्यों द्वारा इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। स्थानीय नेता मेहता बंधु कौन थे, कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई और केशव जी गणेश जी ने शिक्षित कालीपराज के लोगों की सहायता के लिए कालीपराज साहित्य का सृजन किया और बधुआ मजदूरी हाली पद्धति के खिलाफ आवाज उठाई।
ये नाम हमको पता होने चाहिए। मेहता बंधु में कौन? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई और केशव जी गणेश जी, जो काली पराज साहित्य से जुड़े हुए थे। 1927 के बाद प्रत्येक वर्ष काली पराज सम्मेलन होता था। 1927 में सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने काली पराज का नाम बदलकर रानी पराज, रानी पराज मतलब वनवासी, वनवासी माने वन में निवास करने वाले लोग हैं, तो काली पराज का नाम रानी पराज महात्मा गांधी ने रखा। प्रसिद्ध नेता थे नरिहर पारीख, जगत राम दवे, इन लोगों ने तो जनजातियों की भाषा भी सीखी। हाली पद्धति के अमानवीय चेहरों को लोगों के सामने रखा, जो न केवल आर्थिक शोषण वरन यौन शोषण का भी जरिया था। इस प्रकार एक और हाली पद्धति का विरोध, तो दूसरी ओर 1926 में कपास की कीमत गिरी थी। उसके बावजूद बारदोली में लगान की दर 22% तक बढ़ा दी गई थी, जिसका विरोध किसानों ने किया। किसान समिति के सदस्य और स्थानीय नेता वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आनंद का निमंत्रण दिया गया, क्योंकि उस समय खेड़ा और कई तरह का आंदोलन प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जिसका समर्थन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने दिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, बम्बई की पारसी महिला मीठू बेन, भक्तिबा, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल, सरदा बेन और शारदा मेहता ने महिलाओं में जागृति लाने का प्रयास किया। ध्यातव्य है कि बारदोली आंदोलन की महिलाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि दी ना। तो प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? तो उसमें होता है कि बारदोली की महिलाओं ने ना, तो बारदोली में महिलाओं की जो आकांक्षा थी उन्हें सरदार कहा जाए, तो महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार के उपाधि से विभूषित किया। इस आंदोलन के जनमत से बाध्य होकर सरकार ने क्या किया? न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड, राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा इस मामले की जांच कराई गई। ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल कमेटी बनी। जांच में लगान में वृद्धि को अनुचित बताया गया तथा बढ़ाया गया। 22% लगान घटाकर 6.03% कर दिया गया। अंततः आंदोलन जो पूरी तरह से अहिंसात्मक था सफल रहा। हम लोगों ने बारदोली आंदोलन के संबंध में जितने भी तथ्य हैं सबको अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 73 है, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। नंबर 1 लॉर्ड मैकाले को, नंबर 2 थॉमस जेफरसन को, नंबर 4 थॉमसन को, नंबर 5 हेनरी मार्टिन को। यह मामला 1833 के एक्ट में है, जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। उसमें लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। इसका सही उत्तर 1 है। आइए देख लेते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस प्रकार लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग भी बनाया गया। विधि आयोग भी इससे संबंधित है। 1833 के चार्टर एक्ट की कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं देख लिया जाए। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश
गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। समझ गए? तो जो हम लोग कहते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसी एक्ट के अंतर्गत वो मामला आएगा। एक तो प्रशासन का केंद्रीकरण, उसके बाद कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और मद्रास तथा बंबई की परिषदों को कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 87 धारा भी याद रखिएगा, कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने को बंद किया गया। मतलब कंपनी में पद प्राप्त करने का आधार योग्यता निर्धारित किया गया, ना कि वह किस धर्म का है, उसका कहां पर जन्म हुआ है, किस वंश या रंग से संबंधित है। इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और अंततः 1843 में नियम 5 द्वारा उसका उन्मूलन किया गया। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है बहुत बार। इस एक्ट पर एक फैक्ट जान लीजिए, लॉर्ड मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का विशेष प्रभाव रहा है। तो हम लोगों ने उस प्रश्न के साथ में 1833 के एक्ट में और कौन सी विशेष बातें थी उसको भी देख लिया। अगला है 74 क्वेश्चन नंबर है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। नंबर 1 रावलपिंडी में, नंबर 2 इस्लामाबाद में, नंबर 3 लाहौर में, नंबर 4 दिल्ली में। तो इससे पहले हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कई प्रश्न किए थे कि तुर्की वंश का संस्थापक कौन था ना, एक प्रश्न ये था। एक प्रश्न हम लोगों ने किया था कि उसको दास्ता से मुक्ति कब मिली थी ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि राजधानी कहां थी। तो संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? 1208 ईस्वी में मिली थी। उसकी राजधानी कहां थी? लाहौर थी, और लाहौर में ही उसको दफनाया गया था। इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही है? 3 सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में संपूर्ण चर्चा हम लोगों ने वर्ष 2003 का जब पीजीटी का पेपर हल कर रहे थे, जब दूसरी क्लास हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या हम लोगों ने किया था। तो वहां जा करके गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर प्रवक्ता में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में लाख वक्स, सिपर सालार, मलिक उपाधियां, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 75 और आज का अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? सन 1321-22 ईस्वी में, सन 1323-24 ईस्वी में, तीसरा विकल्प सन 1322-23 ईस्वी में, चौथा विकल्प है सन 1326-27 ईस्वी में। सही उत्तर क्या है इसमें? चौथा विकल्प है सन 1326-27 ईस्वी में। आइए इसको देख लेते हैं। जियाउद्दीन वर्नी ना तारीख फिरोज शाही का लेखक मोहम्मद बिन तुगलक के 5 सुधारों का वर्णन किया है, लेकिन यह वर्णन तिथिपूर्वक ना करके बल्कि इस इतिहासकार के मन में जो बात पहले आई है वह लिखा है। बताया कि दोआब में कर वृद्धि की, दोआब में उन्होंने क्या बढ़ा दिया? कर बढ़ा दिया। जब कर बढ़ाया तो वहाँ अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो जबरदस्ती वसूली की गई, इससे विद्रोह हुआ। बाद में उसने जो है विद्रोह को दबाया, लोगों को सौंधर या तकावी ऋण भी दिया, और उसने प्रयोग के रूप में अमीर को ही डिपार्टमेंट बनाया कृषि में सुधार के लिए, उसमें सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद राजधानी का परिवर्तन किया 1327 में, जो विकल्प में है 1326 से 27 है, वह दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया।
देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम उसने क्या रखा, दौलताबाद रखा। उसके बाद उन्हें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है 1330 ईस्वी में, उसने तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद खुरासान अभियान के लिए बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने सेना इकट्ठा की जो उस पर भार बनी। उसके बाद पांचवा इसका बताया गया कराजल या कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में। तो इसमें जो राजधानी परिवर्तन पर प्रश्न था उसका सही उत्तर 1326 से 27 ईस्वी होगा। इस तरह से हम लोगों ने वर्ष 2004 के इतिहास विषय के प्रश्नों पर 3 क्लास कर ली है। शेष और 2 क्लास में पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए और परीक्षा आपकी नज़दीक है तो रिवीजन के साथ साथ में इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि आपको सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।